हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ malware intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified condition are met। इनमें से कौन सा एक malware का प्रकार है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझ के डाल दिया जाता है और जब उसे अपनी स्पेसिफाइड कंडीशन मिलती है, पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर वो प्रोग्राम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है या दुराग्रहपूर्ण प्रकार्य कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, वॉर्म होगा, ट्रोजन होगा, स्पाईवेयर होगा या लॉजिक बॉम्ब होगा। इन चारों के ही हमें मतलब पता होने चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएट करके और करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। देखो, वॉर्म एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है और वो खुद की अपनी रेप्लिकेट बनाता है, अपनी खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाता रहता है। बट वॉर्म हैंड टू हैंड एक्टिव हो जाता है। अगर आपकी किसी फाइल के अंदर वॉर्म मेलवेयर आ गया तो आपकी फाइल हैंड टू हैंड उससे प्रभावित हो जाएगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि उस फाइल के अंदर वायरस आ जाएंगे। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाई होता है चोर की तरह से आपके ऊपर नजर रखना और आपकी जानकारियों को चुराना, आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करना, ये सब होते हैं स्पाईवेयर के काम। अब बात आती है दोनों ऑप्शन ट्रोजन और लॉजिक बॉम्ब की। इसका बहुत सारे, अगर हमने ट्रोजन हॉर्स को पढ़ रखा है तो इस ऑप्शन को पढ़ते ही हम इस पे क्लिक कर देंगे, बट आपको इसका फर्क समझना पड़ेगा। देखो, ट्रोजन क्या होता है? तो ट्रोजन इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम होता है ट्रोजन हॉर्स। और ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है दोस्त बन के। वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, बट जो हम कहावत सुनते हैं ना कि उसी दोस्त की ही पीठ पे छुरा घोंपना, तो जब इस कंप्यूटर के अंदर वो आ जाएगा एक दोस्त की तरह, बाद में वो क्या करेगा, जैसे ही ये कंप्यूटर नॉर्मल अपना काम करना शुरू कर देगा, वो इसके ऊपर अटैक कर देगा। अटैक करके इस पूरे कंप्यूटर को वो अपने कंट्रोल में ले लेगा। ये होता है ट्रोजन हॉर्स। मतलब दिखने में तो वो दोस्त की तरह है, दिखने में वो कुछ और दिख रहा होगा, नॉर्मल सॉफ्टवेयर लग रहा होगा, बट है क्या, वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। इतना घातक होता है कि पूरे कंप्यूटर को ही वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। फोर्थ ऑप्शन है लॉजिक बॉम्ब। तो लॉजिक बॉम्ब एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो कि लॉजिकल कंडीशंस मिलने पर एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद ही वो अपना काम करना शुरू करता है। अब लॉजिकल कंडीशन कोई भी हो सकती है, कि जैसे उसके अंदर हमने कोई प्रोग्राम फिट कर दिया। आप इसको ये समझो, बॉम्ब क्या होता है, उसका एक टाइमर सेट कर देते हैं कि इतने घंटे बाद इतने मिनट पे वो क्या होगा, फट जाएगा। ये हमने उसकी एक लॉजिकल कंडीशन लगा दी। वैसे ही मैलिशियस प्रोग्राम में भी हम एक कंडीशन लगा देते हैं, जैसे ही कंप्यूटर में एंट्री होने के बाद उसे 60 सेकंड हो जाएंगे या 60 मिनट हो जाएंगे, तब वो जाके एक्टिवेट हो जाएगा और कंप्यूटर के अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट टू वायरलेस टेक्नोलॉजी। अगर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन दोनों स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें एग्जैक्टली ये बताना है। पी स्टेटमेंट बता रहा है कि ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है विच कैन बी यूज टू कनेक्ट हेडसेट टू अ मोबाइल फोन। और ये टेक्नोलॉजी हम यूज में लेते हैं ब्लूटूथ वाली, एक हेडसेट को, आपके ईयरफोन को आपके मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए। तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आजकल नॉर्मल हम जो हेडफोन यूज करते हैं वायरलेस वाले, उसमें ब्लूटूथ ही होता है। हम सबसे पहले हमारे फोन का ब्लूटूथ ऑन करते हैं और इस पर्टिकुलर हेडसेट का ब्लूटूथ ऑन करते हैं, देन दोनों को कनेक्ट करते हैं, पेयर करते हैं और फिर वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। क्यू स्टेटमेंट है ब्लूटूथ इज अ लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, कि ब्लूटूथ एक लॉन्ग रेंज मतलब लंबी दूरी तक संपर्क करने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है एंड इज अ लो कॉस्ट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। ये एक डेटा ट्रांसफर सस्ता साधन है। ठीक है, तो ब्लूटूथ की अगर हम बात करें वायरलेस टेक्नोलॉजी में, देखो आप क्या क्या नाम सुनोगे, वाईफाई, लाईफाई, हॉटस्पॉट, और एक हम बात कर रहे हैं ब्लूटूथ की, तो लंबी दूरी के लिए नहीं है। ब्लूटूथ का नाम आता है सबसे कम दूरी तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम ब्लूटूथ का यूज करते हैं। अगर आप एक रूम से बाहर भी चले गए तो आपकी ब्लूटूथ का जो नेटवर्क है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। बल्कि वाईफाई तो आपने अपने घर में यूज कर रखा होगा। अगर एक घर के अंदर वाईफाई लगा हुआ है तो पूरे घर में प्रत्येक कमरे के अंदर अच्छी रेंज आती है हमें, और फ्लोर्स को भी ये कवर कर लेता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर तक भी रेंज जाती है, बेसमेंट में भी रेंज जाती है। लाईफाई होता है वाईफाई से भी तेज स्पीड का। फुल फॉर्म है इसकी लाइट फिडिलिटी, इसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी। हॉटस्पॉट जो है
वो कुछ दूरी, मतलब ब्लूटूथ से तो ज़्यादा दूरी कवर करता है, बट वाईफाई के कंपैरिजन में कम दूरी को कवर करता है। एक रूम प्रॉपरली हॉटस्पॉट कवर कर लेता है, या फिर थोड़ा सा दूरी, ब्लूटूथ से कुछ थोड़ी ज़्यादा रेंज हॉटस्पॉट कवर कर लेता है। तो क्यू स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली पी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है नंबर सिस्टम टॉपिक का। इसमें हमें देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में, और बी हमें बेस दिया है, b-2 बेस दिया है, और साथ में यहाँ पे 8 बेस दिया है। ये नंबर हमें पता है ऑक्टेल नंबर है, बट इन दोनों का हमें पता नहीं है। और यहाँ पे पूछा है कि वैल्यू ऑफ b क्या होगी। ये जो हमने आपको बेस नहीं बताया, इन नंबर का बेस क्या होगा, और जब इन दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। प्रॉपर ये क्वेश्चन है। देखो जब मैंने आपको नंबर सिस्टम करवाया था उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि हम डेसिमल नंबर को ही यूज़ करते हैं, और जब भी हमें दो नंबर का कंपैरिजन करना है, जैसे नंबर 1 और नंबर 2, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और हम चेक करेंगे वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ये सबसे शॉर्टकट मेथड होता है, क्योंकि प्रत्येक नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग प्लेस वैल्यू मेथड। तो इन नंबर्स के साथ में भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हम इनको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे और देन हम इनको चेक करेंगे। तो मैं आपको इसके दो मेथड बताऊंगी। एक तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू ही क्या करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। एक आप एक पूरी इक्वेशन बनाओ, देन आप उस आंसर को निकालो। तो देखो ऑक्टेल नंबर इजीली हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 2 4 6 है, ये 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 मतलब 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 8 चौक 32, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमें मिलेगा 6। तीनों को हम ऐड कर देंगे 32 और 6, नंबर मिला हमें 166। इसका मतलब आप जब इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो वो 166 के बराबर आना चाहिए, बट कब आएगा, जब आप इनको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है, प्लेस वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो 146 का नंबर का बेस है b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2। इक्वेशन क्या बनेगी, b स्क्वायर प्लस 4b प्लस b की पावर 0 मतलब 1 मल्टीप्लाई 6, इसका मतलब 6। एक इक्वेशन ये बनी 313 b-2 की पावर 0, b-2 की पावर 1 और b-2 की पावर 2। इससे ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इक्वेशन बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करने बैठ जाएंगे। इसका शॉर्टकट क्या है, इस क्वेश्चन को हम जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे आप हमेशा ऑप्शन से ही उसे करने की पूरी कोशिश करो, एग्जैक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। देखो नंबर है 166 और वैसे देखें तो नंबर है 246। अगर ये दो नंबर हम माने ऑक्टेल होते तो ये दोनों नंबर होने चाहिए थे 246। दोनों को ऐड करके देखो, 146 और 313 को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 459, जो कि इस 246 से बड़ा नंबर है। इसका मतलब हमें बेस 8 से थोड़ा छोटा नंबर लेना पड़ेगा ताकि वो इस नंबर के बराबर आ जाए, या फिर वो इस नंबर के बराबर आ जाए। डेसिमल में 166 और ऑक्टेल में 246, दोनों में से एक चीज पूरी हो जाए। तो ऑक्टेल से बेस छोटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है जिसका बेस है 7। 7 से हम ट्राई करेंगे। 146 बेस जब 7 लिखेंगे तो क्या आएगा, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2। 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मिलेगा 49। 7 चौक हो जाएंगे 28, ये होगा 1 मल्टीप्लाई 6 होगा 6। तीनों नंबर को जोड़ देंगे, नंबर मिलेगा हमें 83। मतलब इस नंबर को 7 बेस से हमने जब डेसिमल में चेंज किया तो हमें मिला 83। अब 313 बेस है b की वैल्यू -2, तो बेस हमने क्या ले रखा है अभी हाल फिलहाल 7। 7 - 2 मतलब 5, यहाँ पे बेस हो जाएगा 5। 5 से आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 25 दिया 75, 5 एकम 5, इसमें 5 को ऐड कर देंगे और ये 5 की पावर 0 मतलब 1 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 3। इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, हमें मिलेगा 83। मतलब इसकी भी संख्या क्या आ गई 83 डेसिमल के अंदर। अब 83 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 166, जो कि सामने वाले नंबर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन के हिसाब से भी देखेंगे तो ऑप्शन भी यूं नहीं है कि सारे ऑप्शन हमें 1 बाय 1 चेक करने हैं। इसमें भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगाना है कि यहाँ पे बेस एग्जैक्टली क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दो नंबर को ऐड करके इसके बराबर करना है। तो
इस बेस से थोड़ा छोटा ही होना चाहिए, तभी हम आंसर तक पहुंचेंगे। और बाय डिफॉल्ट ऐसा होता कि हम यहाँ तक नहीं पहुंचते, हमारा आंसर आ जाता 149, कम रह जाता। कम रहते ही हम क्या करेंगे, इससे जस्ट ऊपर का बेस हम ले लेंगे। बेस है 8 बेस को मान के हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ये नहीं है कि 7 अगर नहीं आ रहा तो हम 16 बेस को ले लें डायरेक्ट, है ना। थोड़ा सा हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे, उनको देख के बिल्कुल आइडिया लगा के ही आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं जिसमें बेस नहीं दिया, वो आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू ही अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉन्स्टेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ फॉरेन की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। जब हम RDBMS की बात करते हैं, मतलब आपने एक टेबल बना ली स्टूडेंट, और एक हमने दूसरी टेबल बना रखी है क्लास, और जब दोनों टेबल को हम अटैच करते हैं, दोनों टेबल को हम लिंक करते हैं, तो देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो चीज़ें हो सकता है आपने पढ़ रखी है या फिर आपको क्लियर ना हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट की प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की सबसे पहले होती है जिससे यूनिकली हम प्रत्येक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। प्रत्येक स्टूडेंट की प्राइमरी की होगी उसका रोल नंबर। रोल नंबर तो स्कूल के हर बच्चे के पास अपना होगा ही होगा। जिस बच्चे का रोल नंबर नहीं है वो हमारे स्कूल के अंदर नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता है कि प्राइमरी की वो होगा, एक तो प्राइमरी की खाली नहीं होना चाहिए कॉलम, प्रत्येक स्टूडेंट को अपना एक रोल नंबर मिलना ही चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। उसमें ये नहीं छोड़ सकते आप कि अभी हमने स्टूडेंट को रोल नंबर नहीं दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने अगर किसी बच्चे का एडमिशन लिया है तो आप उसको रोल नंबर तो देना ही पड़ेगा। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी की हो गया हमारा रोल नंबर। बट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लास को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या कर रखे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे ही दे रखा है। और ग्राउंड फ्लोर पे भी 1, 2, 3, 4 कमरे हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे भी 1, 2, 3, 4 ऐसे ही कमरे हैं, और सेकंड फ्लोर पे भी 1, 2, 3, 4 ऐसे ही कमरे हैं। तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम क्लास को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और फॉरेन की मतलब कोई ऐसी टेबल जो अपने अंदर रखे हुए डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की के साथ में कंबाइंड कर ली जाती है और फिर उसे आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। जैसे इस रोल नंबर का बच्चा अगर क्लास 1 में है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रोल नंबर तो सब बच्चों के यूनिक हैं, और वो यूनिक बच्चा अगर क्लास 1 के अंदर बैठा है तो वो फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही पूछा गया है कांस्टेंट मतलब रूल, जो आपको रूल रिक्वायर्ड होते हैं फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो आपको क्या की कांस्टेंट चाहिए होता है, हमें यूनिक की चाहिए होती है, प्राइमरी की चाहिए होती है, कैंडिडेट की चाहिए होती है, या चेक की। चेक की तो कोई होती नहीं है, हमें चाहिए होती है प्राइमरी की, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आप ये देख लेना, फॉरेन की के साथ आपको अगर कोई टेबल आइडेंटिफाई करनी है तो आपको प्राइमरी की रिक्वायरमेंट ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स में PWD का अर्थ क्या होता है, या PWD का क्या मीन है यूनिक्स के अंदर? प्रिंट वर्ड डॉक्यूमेंट, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट विदाउट डिटेल्स, या पासवर्ड। तो अगर नहीं पढ़ रखा हम डायरेक्ट क्या करेंगे, PWD मतलब पासवर्ड, बट इसका मतलब पासवर्ड नहीं होता, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अब जब भी आप कोई PWD कमांड यूनिक्स से लिखते हो उस टाइम पे आपको अपनी करंट डायरेक्टरी, पूरी की पूरी डायरेक्टरी का कंप्लीट पाथ देखने को मिलता है। जैसे होम के अंदर आप अभी हाल फिलहाल कौन से फोल्डर में हो, फोल्डर के अंदर आप कौन सी फाइल में हो, और कौन सी फाइल का नेम, आपने कौन सी फाइल ओपन कर रखी है, पूरा कंप्लीट पाथ आपको दिखने को मिलेगा। ये होता है PWD कमांड। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है प्रिंट वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस डेटाबेस इज सेव्ड एज एक्सटेंशन। डायरेक्ट हमें MS एक्सेस डेटाबेस का एक्सटेंशन पूछा गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये, और ये किसका पार्ट है? आप जो MS ऑफिस इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, उसमें आपको वर्ड भी मिलता है, उसमें आपको एक्सेल भी मिलता है, पावर पॉइंट भी मिलता है जिसे हम PPT बोलते हैं, और MS एक्सेस भी मिलता है डेटाबेस को अरेंज करने के लिए। इसका एक्सटेंशन 2007 तक की अगर हम बात करें, 2007 वर्जन तक MDB इसका एक्सटेंशन होता था, .MDB। अभी अगर बात करें 2010 की, तो 2010 वाले के अंदर हमें एक्सेस का जो एक्सटेंशन मिलता है .ACCDB।
ये एक्सटेंशन भी हमें देखने को मिलता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और 2007 तक का अगर वर्जन की बात करें तो .md भी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बिटवीन ईमेल सर्वर। जो ईमेल सर्वर होते हैं उनके बीच में कौन से प्रोटोकॉल यूज़ लिए जाते हैं, इसके लिए मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे बैठा है सेंडर। सेंडर ने अपने कंप्यूटर से ईमेल को भेजा, वो सेंडर के सर्वर पे जाके सेव हो गया। सेंडर का सर्वर कम्युनिकेट करेगा रिसीवर के सर्वर से, और रिसीवर के सर्वर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसीवर को ईमेल प्रोवाइड करवाए। ठीक है, ये पूरी हायरार्की होती है। जब भी सेंडर अपना मेल सेंड करेगा उस टाइम पे प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और जब रिसीवर का सर्वर अपने रिसीवर को वो ईमेल भेजेगा, यहाँ पे प्रोटोकॉल काम करता है POP3। इसका मतलब भी ये है, फुल फॉर्म भी ये है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। कल जैसे हमने बात की थी, FTP 2 तरह के प्रोटोकॉल को यूज करता है। एक तो वो 21 यूज करता है पोर्ट नंबर, एक दूसरा लेता है 20। 21 होता है कनेक्शन बनाने के लिए, 20 होता है फाइल को भेजने के लिए। वैसे ही SMTP प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे यूज लिया, उसका पोर्ट नंबर होता है 25। और रिसीवर के साइड में जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं POP3, इसका पोर्ट नंबर होता है 110। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो याद करनी है। मतलब मैंने आपको जो कल बताया था कि 1024 वेल नोन वेल डिफाइंड पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स में 25 नंबर का पोर्ट या 25 नंबर का जो प्रोटोकॉल है वो है SMTP। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर होता है इसका 25, जिसके ऊपर इसको डिफाइन किया गया है। और 110 नंबर पे POP3 प्रोटोकॉल डिफाइंड है, जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। और जो ये चीज़ है कि जब भेजेंगे हम ईमेल, उस टाइम पे यूज़ लिया जाता है SMTP। जब हम मेल को रिसीव करेंगे या जिसको हमने भेजा है उसे जब मेल रिसीव होगा, वो कौन सा वाला प्रोटोकॉल होगा, POP3। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सेंडर की साइड में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो SMTP। रिसीवर की साइड में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो POP3। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एक प्रोटोकॉल दोनों सर्वर के बीच में यूज लिया जाता है। तो ये जो जगह आपको दिख रही है दोनों सर्वर के बीच में, यहाँ पर भी SMTP ही काम करता है। इसका मतलब सेंडर से मैसेज को लेकर, ईमेल को लेकर रिसीवर के सर्वर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए नॉट अ वैलिड डोमेन। इसमें से चारों में से कौन सा एक वैलिड डोमेन यहाँ पे नहीं है, वो हमें बताना है। देखो, कॉम हमने देखा है कमर्शियली जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे amazon.com जो कमर्शियली यूज की गई है, facebook.com, इंडिया की जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उसमें कोड होता है IND, मतलब इंडिया का। ये डोमेन भी हम यूज कर सकते हैं। प्रो भी होता है, जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं, कुछ प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं या प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, वो इस डोमेन का यूज़ करते हैं। और डोमेन का हमें पैसा देना पड़ता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। आपको जो डोमेन चाहिए उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। COOP कॉरपोरेशन बात हो गई, मगर ये ऐसा कोई नाम से नहीं होता डोमेन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि B इज अ नॉट अ वैलिड डोमेन। बाकी सब डोमेन हम अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट। जो ब्रेक स्टेटमेंट हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं, हम जो कोड लिखते हैं उसके बीच में हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसका क्या मतलब है, तो वो देखेंगे क्या क्या डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द करंट इटरेशन ऑफ द लूप। जैसे कोई लूप चल रहा है फॉर, उसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट लिखी, लिखने के बाद हमने एक ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे हमने ब्रेक लिखा और इसे बंद कर दिया, फिर कुछ स्टेटमेंट लिखी। ये बोल रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट इस पैराग्राफ को टर्मिनेट कर देगा, जो कि लूप का एक इटरेशन है। क्या ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज होती है। सेकंड स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद इफ स्टेटमेंट टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ब्लॉक। अगर आपको इफ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको इफ स्टेटमेंट के बाद में इससे बाहर आना है, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। थर्ड स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज्ड, ओनली लिखा गया है यहाँ पे, विद द लूप स्टेटमेंट। एक तो लूप स्टेटमेंट के साथ, जैसे फॉर लूप है, फॉर के साथ में हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज लिखी और यहाँ पे हमने ब्रेक लगा दिया। और दूसरी हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट के साथ में। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे हमने लिखा स्विच स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने अपना एक केस दे दिया, केस मैच करते हैं नंबर 1 पे, देन हम ब्रेक लगाते हैं।
अब ये आंसर आपको तब पता होगा जब आपने स्विच पढ़ रखा हो, आपने फोर पढ़ रखा हो, इफ एल्स का आपको नॉलेज हो, इटरेशंस का आपको नॉलेज हो, है ना, ये सब चीज़ों का नॉलेज है, तभी हम ये बता सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो फोर स्टेटमेंट मतलब लूप को टर्मिनेट करने के लिए और साथ में स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली। एक ऐसा प्रोग्राम कौन सा है जो रेप्लिकेट नहीं होता, खुद से खुद की कॉपी नहीं बनाता, रेप्लिकेट नहीं होता ऑटोमेटिकली, ये हमें बताना है। तो वॉर्म तो अपनी कॉपी बनाता है, वायरस तो फेमस इसलिए है क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब खुद की ही वो कॉपी बनाता रहता है। ज़ॉम्बी भी अपनी कॉपीज बनाता है। बट बात करें ट्रोजन हॉर्स की, इसी वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही ट्रोजन हॉर्स को लेकर डिस्कस किया था कि दिखने में तो वो आपके दोस्त जैसा लगेगा, आपको बहुत ही नॉर्मल सॉफ्टवेयर लगेगा, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोग्राम लगेगा, बट वो आपको धोखा देगा। और जब आपका ध्यान वहां से हट जाएगा, आप उसके ऊपर विश्वास कर लोगे, देन वो अपना असली रूप दिखा के आपके पूरे कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में ले लेगा। देन वो उस कंप्यूटर के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स कभी भी अपनी कॉपी नहीं बनाता, वो एग्जैक्टली जिस अटैक के लिए बनाया गया है वो अटैक परफॉर्म करता है। और कब करता है, जब उस कंप्यूटर को उसके ऊपर विश्वास हो जाए, जब उस यूजर को उसके ऊपर विश्वास हो जाए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वीडियोस आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। हम इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे और एग्जाम तक हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चंस का, और जो आपको काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम के अंदर। आप इन वीडियोस को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी आए वो आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।